जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। डीपीएसपी क्या पढ़ेंगे? भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक है। नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। इसको क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इसमें जो भी कार्य किया जाएगा सरकार के द्वारा किया जाएगा। यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह भारत के संविधान में कहाँ से लाया गया है? आयरलैंड से। और जो आयरलैंड वाला था वह स्पेन के संविधान से लिया गया था। ध्यान रखिएगा, आयरलैंड वाला कहाँ से लिया था? स्पेन के संविधान से। और भारत के लोग कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। इसमें आर्टिकल 36 में क्या बताता है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का वर्णन है। परिभाषा, ये जो राज्य है उसका परिभाषा आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 में क्या है कि आप न्यायालय, न्यायालय यानी कोर्ट नहीं जा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। जब पूरा 51 तक पढ़ लेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है कि कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। जैसे में जो सरकार है इसमें आपको देगा, अगर वह नहीं भी देता है उचित समय पर, उचित मूल्य पर, तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। वाद विवाद के लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 38 में क्या कहता है कि जो सरकार जो भी कार्य करेगी वह लोक कल्याण के लिए करेगी। लोक, जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करेगी। कार्य करेगी। 38। आर्टिकल 39 में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना जरूरी है। जैसे पुरुष भी या महिला जो भी हो उसको समान कार्य, यदि पुरुष समान कोई कार्य करता है और महिला उसी कार्य को करता है तो दोनों को वेतन समान होना चाहिए और जो संसाधन है उचित होना चाहिए। आर्टिकल 38 में क्या है कि जो भी कार्य सरकार करेगी वह लोक कल्याण के लिए करेगी, जनता के हित में। जैसे इसमें एग्जाम्पल के तौर पर भी लिख सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, राशन कार्ड बनाती है तो किसके लिए करती है? जनता के लिए। इस प्रकार से आर्टिकल 39 में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन सरकार देगी। समान वेतन, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आर्टिकल 39 में बताता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना जरूरी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जब महिला उसी काम को करता है और पुरुष उसी काम को करता है दोनों, तो दोनों को आपको समान वेतन देना होगा। यदि उस स्थिति में आपको समान वेतन नहीं देता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हम इसी की चर्चा बोल रहे थे कि आगे करेंगे। यदि उस स्थिति में आपको पैसा नहीं देता है तो आप कोर्ट में इसके वाद विवाद के लिए नहीं जा सकते हैं। 39 के लिए, 39 के काम में क्या कहता है? आर्टिकल 39 के काम बोलता है कि निःशुल्क सहायता, निःशुल्क सरकारी सहायता, सरकारी सहायता। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया सहायता, जैसे वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन निःशुल्क सरकारी सहायता। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, ये सब के बारे में 39 के काम में चर्चा है। 40 में क्या है तो इसमें है ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत का, पंचायत का संगठन।
आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 40 ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 40 है, अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में चर्चा है, जिसमें सबसे सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 को लागू कर दिया गया था, और 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायत का लागू कर दिया गया था। सबसे पहले कहाँ किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में सर्वप्रथम और 73वां संविधान संशोधन द्वारा पूरे भारत में लागू 1993 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। कब? 73वां संविधान संशोधन द्वारा, आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 41 क्या कहता है? क्या इसमें भी क्या है? निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। जैसे इसमें क्या है? निःशुल्क विधि सहायता, इसमें निःशुल्क सरकारी सहायता। इसमें विधि सहायता में क्या है कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको व्हील चेयर दे दिया जाता है, और बुजुर्ग के तो वृद्धा पेंशन के बारे में चर्चा है। इसमें क्या है? दिव्यांग यानी विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर, इसके बारे में चर्चा है, व्हील चेयर। उसके बाद 42 में क्या है? मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता, मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता। आर्टिकल 42 ध्यान से समझिएगा। इसमें मनोचित की मतलब मन के अनुसार काम, इसका मतलब ये नहीं है कि मन के मतलब काम कार्य करने लायक, और उसके हिसाब से प्रस्तुति सहायता क्या है? जैसे इसका कहने का मतलब यह है कि यदि कोई दिव्यांग है या घर आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 42 तक हमने देख लिए हैं। आर्टिकल 43 देखते हैं। अब आर्टिकल 43 देखते हैं। 42 तक हम लोग देख लिए। 42 में क्या था कि मनोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता। आर्टिकल 43 में है कि निर्वाह योग वेतन देना जरूरी है, निर्वाह योग वेतन देना जरूरी है, वेतन देना जरूरी है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 43 है कि निर्वाह योग वेतन देना जरूरी है। इसका कहने का मतलब यह है कि उतना वेतन दीजिए जिसमें जीवन यापन उस व्यक्ति का हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि वह 12 घंटा उस काम को कर रहा है और उस काम के वजह से उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और वह अपने घर को भी ठीक तरीके से नहीं चला पा रहा। तो इसका कहने का मतलब आर्टिकल 43 का कि निर्वाह योग वेतन दे देना जरूरी है, ताकि वह काम भी करे और उसका जीवन यापन भी चलते रहे। आर्टिकल 43 के काम में क्या बताता है? 43 का क्या बताता है कि किसी भी उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होना, किसी भी उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ? 43 का क्या मतलब है कि किसी भी उद्योग प्रबंधन चल रहा है उसमें कामगारों की भागीदारी होना जरूरी है, ताकि इससे जो काम है वह आसानी से चलता रहे और दोनों के तालमेल से ही काम आगे बढ़ेगा। ये ना कि मालिक जो मजदूर है उसके खिलाफ है और मजदूर है जो मालिक के खिलाफ है, तो उसे काम आगे नहीं बढ़ेगा। दोनों के तालमेल होना जरूरी है, तभी काम आगे बढ़ेगा। फिर क्या है? 43 में है कि सरकार को
सहकारिता यानी सहकारिता के मतलब जो छोटे मोटे उद्योग है, सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को सहकारिता को बढ़ावा देना चाहिए। सहकारिता कहने का मतलब क्या है? छोटे मोटे उद्योग है जो एक गांव में मिलकर हम लोग बहुत सारे लोग एक जगह एकजुट होकर कुछ हम लोग उद्योग बनाते हैं। जैसे अभी हाल में चल रहा है समूह लोन समूह जो होता है, मतलब सहकारिता, सभी को मिलकर जो छोटा मोटा उद्योग बनाता है उसी को कहते हैं सहकारिता। तो अभी इस पर सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही है, तो इसी को बोला गया है आर्टिकल 43 के खामे की सहकारिता पर भी ध्यान सरकार को देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। फिर है 44, यह बहुत ध्यान से समझिएगा। यूनियन सिविल कोड, यूनियन सिविल कोड, समान सिविल संहिता। आर्टिकल 44 ध्यान समझिएगा, यूनियन सिविल कोड। इसमें बताया गया है कि जो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी हो, सभी का विवाह और तलाक का नियम सेम ही रहेगा। विवाह तलाक का नियम सेम मतलब कि एक ही तरह से विवाह होगा, भले ही रीति अलग हो, जैसे में रीत अलग हो, उसका पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो, लेकिन जो नियम है कानूनी रूप से वह विवाह और तलाक का नियम सेम हो। ये नहीं कि मुस्लिम में तलाक का नियम अलग हो और हिंदू में तलाक का नियम अलग हो, डाइवोर्स का नियम अलग हो। नहीं, हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म हो जो भारतीय है, उसमें विवाह और तलाक का नियम सेम रहेगा। तो इसमें यह बताया गया है कि सेम रहेगा, शादी और तलाक का नियम, तलाक का नियम सेम रहेगा, किंतु ध्यान दीजिएगा, लेकिन भले ही रीत अलग हो, तलाक और ध्यान से समझिएगा कि तलाक का नियम सेम रहेगा, लेकिन रीत बोलते हैं, रीति रिवाज वह अलग हो सकता है, लेकिन तलाक का